हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं नीरज आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज हम आपके लिए सीटेट की साइंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके जूनियर लेवल से संबंधित है। गाइस, आपको पता होगा आपके जूनियर लेवल में 30% साइंस से पूछे जाते हैं, है ना। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम जो है आपके लिए टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज को लेकर के आए हैं। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण छटे हुए 100 प्रश्न हैं। आप अगर इन प्रश्नों के लिए कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। साथियों, ये सीधे प्रश्न एनसीईआरटी से संबंधित है, यानी एनसीईआरटी का निचोड़ में आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज। और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इससे पहले आप एक बार क्लियर कर देंगे कि आवाज़ वगैरह आपके लिए वॉल्यूम और स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, ठीक है गाइज। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार का एक क्या है, हिस्सा हैं। तो गाइज, चलते हैं, देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्या है? एक व्यक्ति सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के स्वर्ण आभूषणों को चमका देता है। आभूषणों को चमकाने के लिए वह सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ठीक है, सांद्र HNO3 के मिश्रण का प्रयोग करता है। इस घोल से स्वर्ण आभूषण तो चमक जाते हैं, परंतु उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। मिश्रण में सांद्र HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, आपके लिए बताना है। तो कमेंट करेंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा है 1:3 और सी ऑप्शन है आपका 3:1 और चौथा है आपका 2:1। तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन राइट आंसर के लिए, ठीक है। जी हाँ गाइज, देख लेते हैं अपने आंसर के लिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर। तो अब मैं आपके लिए बताता हूँ, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। वो साथियों क्या होता है, 3:, उसमें क्या होता है HCl और उसमें 1:, क्या होता है HNO3 का होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गाइज, ये आपके सीधे सीधे साइंस से लिए गए प्रश्न है, ठीक है। और इसमें पेडागोजी के प्रश्न भी मैंने शामिल किए, यानी टॉप 100 प्रश्नों के लिए मैंने शुरू किया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है, बताएंगे एक बार। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, और डी ऑप्शन आपके सामने उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार राइट आंसर के लिए, ठीक है। तो साथियों बताएंगे एक बार राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। गाइज, मैं आपके लिए समझाता हूं, यहाँ देखिए कैसे आप लगाओगे आंसर के लिए, ठीक है। आपको पता होगा अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य हमें कटा हुआ दिखाई देगा। अब अगर सूर्य कटा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है, सूर्य के सामने कुछ ना कुछ है जो हमें देखने नहीं दे रहा है। यानी कि साथियों, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो हमें सूर्य जो है कटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और हम कहाँ से देखते हैं, पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी से देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा जो है जब बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, तब सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, आपका पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो गया, कमेंट आपने कर दिया होगा। गाइस, देखते हैं अपने हम अगले प्रश्न को। क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ये आपके लिए बताना है। उसके आयाम पर, उसके वेग पर, उसके तारत्व पर, उसकी आवृत्ति पर। यानी कि जो ध्वनि की प्रबलता है वो ध्वनि के कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। गाइस, सभी भाई बहन एक बार कमेंट करेंगे। साइंस से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पेडागोजी के प्रश्न भी आपको अभी अभी देखने को मिलेंगे। तो कमेंट करेंगे शायद एक बार जो है राइट आंसर के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो साथ ही पता होगा आपकी जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस में नापी जाती है, डेसीबल में, ठीक है, डेसीबल में नापी जाती है ना। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर आपकी निर्भर करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे साथियों, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना, और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। देखते हैं अपने हम प्रश्न नंबर 4 को। क्या है, निम्न में से अवलोकन वाला कथन है, बताना है कि कौन सा कथन है जो आपके अवलोकन वाला है, ठीक है। तो क्या जलती हुई मोमबत्ती को ढकते हैं तो वह बुझ जाती है, बी है बुध और शुक्र का चक्कर काटते हैं, और सी है भारी धातुएं जल में क्यों डूब जाती हैं, और डी है आपका हम वायुमंडल के भार से चिपकते नहीं हैं, ठीक है। तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन राइट आंसर के लिए, ठीक है। तो साथियों आपको पता होगा ये जो क्लास है आपकी रोजाना 2 बजे होती है, रोजाना 2 बजे दोपहर के लिए होती है। तो साथियों आप जो है अपने आप जो है राइट आंसर पर आ जाया करें, ठीक है। तो साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, कमेंट करें एक बार। कमेंट कर दिया होगा तो मैं अभी आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है।
अवलोकन वाला कथन, यानी साथियों बच्चे जो है स्वयं से देख सकें, उसके लिए खुद कर सकें, है ना, वो ही तो होगा अवलोकन वाला कथन। अब इसमें जलती हुई मोमबत्ती को अगर ढक दिया जाए तो बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है कि हाँ मोमबत्ती बुझ चुकी है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब बी ऑप्शन बुध और शुक्र क्यों नहीं होगा, ये चक्कर काटते हैं, बात सही है, लेकिन इनका हम अवलोकन साक्षात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत दूर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, और भारी धातुएं जल में डूब जाती हैं, इसका भी हम जो है अवलोकन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गाइज अब हम लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से क्या होता है, बताएंगे एक बार। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है, बी है सभी बच्चों को नियंत्रण में रखा जा सकता है, सी है सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जा सकता है, और डी ऑप्शन है आपके सामने सभी बच्चों का मनोरंजन किया जा सकता है। किससे साथियों, दृश्य श्रव्य सामग्री। पता होगा आपके लिए दृश्य सामग्री कौन सी होती है, जैसे कि टेलीविजन, है ना, जिसमें चित्र चलते हैं और सुना आवाज़ भी आती है और देखते भी हैं हमने, है ना। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, सभी बच्चों का क्या आवश्यकताओं को संबोधित करना। तो एक बार कमेंट कर दें आप राइट आंसर के लिए, फिर मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चों की आवश्यकता, यानी कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को दृश्य श्रव्य सामग्री से नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लो दृष्टिबाधित है तो वो कैसे देख पाएगा, तो ए ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। सभी बच्चों को नियंत्रण में रखा जा सकता है, तो नियंत्रण की कोई भी बात हम इसमें करते ही नहीं है, ये तो क्या नेगेटिव पॉइंट है नियंत्रण, है ना। सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जा सकता है, बिल्कुल साथियों, यानी क्या है, कौन सा बच्चा किस रुचि में है उसी हिसाब से उसकी जो है शिक्षण सामग्री होगी, दृश्य श्रव्य सामग्री होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और साथियों मनोरंजन का भी यहाँ पर जो कोई लेना देना इससे नहीं है, ठीक है। तो अब गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या है, अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण और निष्कासन संबंधित है, यानी किससे जो है ये क्रियाएं संबंधित है, क्या परिसंचरण प्रक्रिया से, उत्सर्जन प्रक्रिया से, श्वसन प्रक्रिया से, या फिर पाचन की प्रक्रिया से। गाइज प्रश्न एक है लेकिन इसमें जो है 4 प्रश्न बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो कमेंट करेंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। साथियों अंतर्ग्रहण में क्या होता है, भोजन के लिए मुंह में रखा जाता है। पाचन में क्या होता है, भोजन का डाइजेशन। अवशोषण में क्या होता है, जो आवश्यक तत्व हैं उनका एब्जॉर्प्शन। और स्वांगीकरण में क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, जो एनर्जी मिलती है बनती है उसका जो है ब्लड द्वारा विभिन्न पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। और निष्कासन में क्या होता है, तो जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, ये पाचन की प्रक्रिया से सीधा सीधा संबंधित है। परिसंचरण प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, परिसंचरण जैसे कि खून का परिसंचरण है ना, उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालना, श्वसन क्या है, सांस वगैरह लेना, है ना। तो यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया से ये सभी जो है संबंधित हैं। और ये कितने होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, और ये स्टेप मैंने आपके लिए पढ़ा रखे हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो आप एक बार इनके लिए देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देख लेते हैं गाइज अपने हम नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, आपके लिए बताना है। ऑप्शन पहला, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O का उपयोग होता है। और सी है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में भी होता है, दिन में ही होता है ना। और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो कमेंट करें गाइज एक बार राइट आंसर के लिए, सही है। जी हाँ गाइज आपने कमेंट कर दिया है ना, तो देख लेते हैं हम अपने राइट आंसर के लिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण साथियों सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, बिल्कुल सही है। यानी कि जब सूरज निकलते हैं तो उनकी जो सौर लाइट होती है वो जो है अवशोषित कर लेते हैं पेड़ पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, है ना। और H2O का भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण साथियों क्या है, केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अगर प्रकाश नहीं है तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर साथियों आपके सभी जो है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी जो कथन यहाँ पर राइट हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइज अपने हम अब नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों द्वारा की गई, मतलब कौन सी जो है एक चीज जो की गई को उनका अधिगम को संकेत माना जाता है, यानी कौन सी वो चीज है जिसके लिए हम उनका अधिगम का संकेत मानेंगे। क्या त्रुटि को मानेंगे, सफलता को मानेंगे, असफलता को मानेंगे, या फिर व्यवहार को मानेंगे। कमेंट करें गाइज एक बार राइट आंसर के लिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से कमेंट करें, ठीक है। और साथियों आपके लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो आप कर ही देंगे, है ना। और हाँ आप जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है।
तो साथियों क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर साथियों देखो, अगर हम कोई भी सही, चाहे बच्चा सही, चाहे मैं या आप, है ना, हम सभी साथियों त्रुटियों के द्वारा सीखते हैं। यानी पहले हम गलती करते हैं, यानी साथियों अगर बच्चा गलती करता है तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ सीखा है ना, तभी तो गलती हुई है और उसके बाद वो सीख भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। त्रुटि से हमें ये पता चलता है कि बच्चा में जो है अधिगम का संकेत हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सफलता नहीं होगा, क्योंकि सफलता साथियों क्या है, अधिगम का संकेत नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन भी वो जो है कर करके जो है सफलता प्राप्त कर सकता है ना। तो अधिगम क्या है, सीखना है ना, व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं गाइस अपने हम अब नेक्स्ट प्रश्न को, क्या है, छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्या अवलोकन द्वारा, चेकलिस्ट द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा, और डी ऑप्शन आपका आवधिक परीक्षा द्वारा। तो कमेंट करेंगे सभी भाई बहन एक बार राइट आंसर के लिए। जी हाँ गाइस, क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है ना। तो किससे साथियों, चेकलिस्ट बिल्कुल नहीं, रेटिंग स्केल ये नेगेटिव पॉइंट है, आवधिक परीक्षा इसमें परीक्षा आया हुआ नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो बी सी और डी आपके ऑप्शन कट चुके हैं और सीधा हो जाएगा आपका अवलोकन। गाइस अवलोकन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है मूल्यों के विकास या फिर मूल्यांकन में, है ना। तो सीधे सीधे साथियों अवलोकन यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड भी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथियों जो टैग वर्ड होते हैं ना, कि किनसे हम आखिर पेडागोजी प्रश्न लगाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तो उन टैग वर्ड के लिए मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपके लिए उसकी ज़रूरत है, जिससे आप जो है बगैर प्रश्न को पढ़े भी आंसर लगा सकते हैं। और मैं कुछ जो कोड वर्ड होते हैं उनके लिए बताता भी हूँ आपके लिए वीडियो में, है ना। तो क्या हो जाएगा साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, है ना, विज्ञान शिक्षण का। ठीक है, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, बी है विज्ञान शिक्षण को सीखने वाले के प्रतिदिन अनुभव से संबंधित करना, और सी क्या है, जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, और डी है उपरोक्त सभी। तो कमेंट करिए गाइस एक बार आप जो है राइट आंसर के लिए। ठीक है, क्या हमारा जो है विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए उच्च प्राथमिक लेवल पर। ठीक है, बताएंगे एक बार राइट आंसर के लिए, उच्च तथ्यों के सीखने वालों क्या है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो बता देंगे साथियों एक बार आप जो है राइट आंसर के लिए। ठीक है, तो विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना सही है। विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन यानी क्या है उसके अनुभव से जोड़ना बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा टारगेट यही होता है कि हम बच्चों के लिए कैसे सिखाएं, शिक्षा को उनके दिन प्रतिदिन उनके जो डेली रूटीन है उससे जोड़ करके सिखाएं, और हम अनुभव के द्वारा बच्चों को सिखाएं, उनके अनुभव को साझा करें, है ना। तो बी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। और जिज्ञासा का पोषण और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, साथियों उच्च प्राथमिक लेवल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विज्ञान की बात चल रही है ना, तो सी भी आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके तीनों सही हैं, और जो राइट ऑप्शन वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, अब देखते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है, क्या सिरका में, नींबू में, इमली में, या फिर पालक में। बताएंगे गाइस एक बार राइट आंसर के लिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, तो गाइस ऑब्जेक्टली हम आपके लिए जो है बताना है। तो सिरके में क्या पाया जाता है आपका, क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, है ना, पता होगा आपको। नींबू में आपका कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, है ना, इसमें पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है, नींबू में। और इमली में साथ ही पाया जाता है आपका टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। और इसमें साथियों पालक में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कमेंट कर दिया होगा आप सभी ने, यहाँ हो जाएगा आपका पालक, है ना, डी ऑप्शन जो है डी, यानी कि पालक में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको बताया उन्हें आप ध्यान रखने, सिरके में क्या एसिटिक एसिड, नींबू में क्या सिट्रिक एसिड, और इमली में टार्ट्रिक, और पालक में ऑक्सैलिक। ठीक है, तो साथियों अब देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस माप के क्रम में कितना होता है क्रमशः, आप जो है बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपके सामने 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सी है आपका 47 डिग्री फ़ारेनहाइट और कौन सा, तो 97.6
डिग्री सेल्सियस। तो कमेंट करेंगे गाइज एक बार राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। यानी गाइज जो है शरीर का जो तापमान होता है मानव शरीर का वो कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है और 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ़ारेनहाइट में अगर हम नापते हैं तो 98.6 आता है और डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं यानी सेल्सियस में नापते हैं तो कितना आता है 37 डिग्री सेल्सियस निकल करके आता है। गाइज यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है, यानी कौन सा कथन सत्य है आपके लिए बताना है। फिजिक्स का प्रश्न है गाइज, ठीक है। स्विच परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। बी है जब स्विच ऑन होता है तब परिपथ खुला होता है। सी है जब परिपथ ऑफ होता है, जब स्विच ऑफ होता है तब परिपथ बंद होता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो कमेंट करें गाइज एक बार राइट आंसर के लिए। कितनी है आपके लिए फिजिक्स याद, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आप जो टैलेंटेड हैं ना, मुझे पता है आप ब्रिलियंट हैं। तो साथियों कमेंट करें एक बार राइट आंसर के लिए, ठीक है। तो देखते हैं साथियों अपने पहले ऑप्शन के लिए कमेंट आपने कर दिया है ना, तो देख लेते हैं क्या स्विच परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता। बिल्कुल ही सही बात है, कहीं पर भी स्विच हम लगा सकते हैं। जैसे कि ये परिपथ है आपका, अब यहाँ पर आप यहाँ स्विच लगा दें, चाहे यहाँ लगा दें, चाहे कहीं पर भी आप जो है स्विच के लिए लगा सकते हैं। पहला सही है। अब क्या है, जब स्विच ऑन होता है तब परिपथ खुला होता है। गलत बात है साथियों, स्विच अगर हम लगा देते हैं तो परिपथ जो है जुड़ जाता है, यानी लाइट जो है पूरे परिपथ में बहनी शुरू हो जाती है और परिपथ बंद हो जाता है। गाइज आपको पता होगा जो लाइट है यानी कि वो आपके हमेशा बंद परिपथ में ही बहती है ना, यानी खुले परिपथ में कभी भी लाइट नहीं बह सकती। और आपने स्विच ऑन कर दिया तो लाइट का प्रवाह शुरू हो जाता है तो परिपथ बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये उल्टा है, अब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी नहीं होगा। और ये क्या, स्विच ऑफ होते ही परिपथ बंद हो जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो गया। आपका जो है मैंने कुछ रिवाइज यहाँ पर पिछली चीज़ों को कराया होगा, क्योंकि आप जो है बहुत ब्रिलियंट हैं, आप पढ़ के तो आए ही होंगे, है ना। तो देखते हैं साथियों ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। क्या है, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में पाया जाने वाला क्षारक कौन सा होता है। यानी खिड़कियों को जब हम साफ करते हैं तो उसमें कौन सा अपमार्जक या मार्जक जो होता है वो क्षारक के रूप में होता है, आपके लिए बताना है। कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए। क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसके लिए हम बोलते हैं KOH, है ना। और क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसके लिए हम बोलते हैं NaOH, ठीक है। या फिर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसके लिए हम बोलते हैं NH4OH, है ना, NH4OH। या फिर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम बोलते हैं MgOH, ठीक है। तो कमेंट करेंगे गाइज एक बार जो है आप राइट आंसर के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं हम कपड़े वगैरह धोने में, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन चला जाएगा प्रश्न नंबर 14 का आंसर, ठीक है। देख लेते हैं गाइज अपने हम नेक्स्ट प्रश्न के लिए, ठीक है। ये क्या है, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। फिलीपींस और जापान में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए बताना है। क्या हरिकेन से, टाइफून से, विली विली से, या फिर चक्रवात के नाम से। कहाँ पर, फिलीपींस और जापान में, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाएंगे और सही आंसर के लिए आप जो लगा करके देंगे। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्या हरिकेन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं साथियों। हरिकेन कहाँ पर होता है, तो ये साथियों अमेरिका महाद्वीप में, है ना। अमेरिका महाद्वीप में इसके लिए इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, हरिकेन नाम से। और चाइनीज नाम आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर टाइफून, ठीक है। ये चाइनीज नाम ही है टाइफून, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा साथियों, सॉरी यार चाइनीज नहीं जापानी, ठीक है, जापानी नाम है ना। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका, फिलीपींस और जापान में बोला जाता है टाइफून नाम से। और बिलीबिली आपका बोला जाता है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं चक्रवात तो वहाँ पर किससे बोले जाते हैं, बिलीबिली नाम से। और आपका जो चक्रवात है वो हमारे बंगाल की खाड़ी में इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, चक्रवात नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 15 का आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, टाइफून, ठीक है गाइज। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट प्रश्न के लिए। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य जो है क्या है आपके लिए बताना है राइट आंसर के लिए, ठीक है। बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना। बी है प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षा का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना। सी है बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए
पढ़ाना, और डी है विद्यार्थियों के व्यवहार को सूक्ष्म प्रबंधन। ठीक है, तो बताएंगे गाइज एक बार आप जो है राइट आंसर के लिए कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, तो गाइज यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए एक बार क्या है, बताना है आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपके लिए बताना है। ठीक है, तो गाइज आपको पता होगा 36 मिनट का आपका सूक्ष्म शिक्षण जो है होता है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, और ये प्रश्न आपका सीटेट में पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, जिसमें 6 मिनट का क्या होता है शिक्षण, और 6 मिनट की क्या होती है तो प्रतिपुष्टि, और 6 इसके बाद 12 मिनट का क्या होता है आपका यानी कि योजना, और फिर उसके बाद 6 मिनट का पुनः शिक्षण, और फिर उसके बाद 6 मिनट का पुनः क्या तो पुनः योजना। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका कितने हो गए कुल 36 मिनट का ये जो होता है, और इसमें जो है पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाया जाता है ना, पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में यानी उसके फैक्टर करके कि क्या कब पढ़ाना है, उसी तरीके से यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस। ठीक है, तो आप इसके लिए ध्यान रख लें और इसके लिए नोट जो है आप कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, कुछ छटे हुए प्रश्न हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था है ना, वो प्रश्न आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, विज्ञान में आकलन पर बल देना चाहिए, यानी विज्ञान में किसके आकलन पर बल देना चाहिए बताना है आपके लिए। प्रयोग करते समय सही परिणामों की प्राप्ति पर, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, सी है अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, और डी है संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तर पर। ठीक है गाइज, तो आप एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, विज्ञान में आकलन की बात चल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गाइज, ध्यान से कमेंट करें एक बार, मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर क्या है विज्ञान की अगर बात चल रही है तो क्या ये ऑप्शन हो जाएगा प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, ठीक है, या फिर साफ और स्पष्ट आरेख बनाने पर। तो साथियों ये कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना, साफ आरेख क्या है, ये तो एक प्रकार से क्या है आरेख जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है ना। और अवधारणाओं और प्रक्रियाओं, अब अवधारणाओं की बात आती है यानी प्रिंसिपल्स, तो इनके लिए भी हम जो फॉलो नहीं करते हैं, कहाँ पर प्राइमरी लेवल या फिर आपका उच्च प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों और परिभाषाओं, ये नेगेटिव पॉइंट होता है परिभाषाओं को याद करना, और उत्तर पर सही है ना, सही उत्तर पर रहना, तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। यहाँ जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है गाइज, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, निम्न में से किस ग्रह का घूर्णनकाल सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है नेपच्यून, बी है यूरेनस, सी है शनि, और डी है आपका बृहस्पति। घूर्णन काल साथियों किसका सबसे ज़्यादा होता है बताना है आपके लिए कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। गाइज मैं आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो क्लास है आपकी रोज़ाना 2 बजे जो है चलती है, तो आप जो है रोज़ाना इसके लिए देख सकते हैं, जिसमें मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न और कभी कभी टॉपिक भी लेकर के आता हूँ। ठीक है गाइज, सर्वाधिक घूर्णन काल आपके लिए बताना। घूर्णन काल क्या होता है साथियों, किसी ग्रह द्वारा अपनी अक्ष पर घूमने में लगाया गया समय। ठीक है, अब अपनी अक्ष पर कौन सा ग्रह है जो सबसे जल्दी घूम जाता है, वो है आपके सामने यूरेनस। ठीक है, और जो नेपच्यून है इसका परिभ्रमण काल सबसे ज़्यादा होता है ना, यानी साथियों इसका 168 साल में ये जो है सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा। गाइज घूर्णन काल और परिभ्रमण काल में कुछ अंतर होता है जो मैंने आपको बताया। परिभ्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, और घूर्णन काल मतलब अपनी अक्ष पर घूमना। ठीक है, तो यूरेनस का सबसे ज़्यादा होता है घूर्णन काल, और नेपच्यून का होता है सबसे ज़्यादा परिभ्रमण काल। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, क्या है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से निकलती है एवं रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इजी भी है, आपको आंसर भी पता हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड है SO2, CO2, या फिर है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो बताएंगे एक बार साथियों, कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, साथियों बताएंगे। सॉरी गाइस, तो देख लेते हैं अपने आंसर के लिए क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखना, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक यानी क्या साथियों, ये जब यानी कि ये ऑक्सीजन को नहीं घुलने देती है उसमें यानी ब्लड में, और ये CO को घोल देती है ना, और इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हम दमाघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। यानी ये कौन सी गैस है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो अपूर्ण दहन अगर ईंधन का होता है तब गाड़ियों से निकलती है, अगर गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल का यूज हो रहा है
तब, ठीक है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं गाइज अपने नेक्स्ट प्रश्न के लिए। गाइज क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? क्या इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में, या फिर उपरोक्त सभी में? बताएंगे गाइज एक बार आप जो है राइट आंसर के लिए। क्या हो जाएगा गाइज आपका यहाँ पर राइट आंसर, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, कच्चे आमों में भी पाया जाता है, यानी यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी जो है आंसर हो जाएगा। मोस्ट प्रश्न है गाइज, यहाँ से जो है आपका अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है गाइज। अब हम देख लेते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न को। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले जंतुओं के विषय में असत्य कथन कौन सा है? सुनने की संवेदनशीलता शक्ति, बी है तीव्र दृष्टि, सी है मोटी त्वचा, और डी है हरा वर्ण। साथियों कमेंट करें एक बार आप जो है राइट आंसर के लिए, और इसका आंसर जो है मैं आपके लिए नहीं बताऊंगा गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले वीडियो में इसका आंसर आपके लिए बताऊंगा। मोस्ट प्रश्न है। तो गाइज अगर आपके लिए लगता है कि सर ने जो है थोड़ी बहुत आपके लिए अच्छा काम किया है, तो आप वीडियो के लिए लाइक, शेयर और जो है कमेंट जरूर कर दें। गाइज मिलते हैं अब अगले टॉपिक पर हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।